हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की राजन सीरीज़ का हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। कौन से देखेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों करा दिए हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न की क्लास ले ली है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ मैंने साइंस टारगेट बेस से एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें जाकर कंप्लीट क्लास देख सकते हैं, प्लस प्रैक्टिस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं और राजन सीरीज़ कराई है। तो आप देख सकते हैं हमारी क्लासेस को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के साइंस विषय के राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या पढ़ रहे हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि राजन सीरीज से ज़्यादा आपका पेपर बनता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पेपर जो है वो इसी से कवर हो जाता है, इसीलिए हम इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये हमारा डीएलएड 2020 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तोलक से ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते ही हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है लेक्चर वाली तो आप कंप्लीट क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको तीनों प्रकार के उत्तोलक मैंने बताए हैं। प्रथम वर्ग उत्तोलक, द्वितीय और तृतीय, तीनों को मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। आंसर देख लेते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है और इसकी एक ओर क्या होता है? भार होता है, तथा दूसरी ओर क्या होता है? आलंब होता है। क्या होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में? क्या होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में? इनमें क्या होता है? उत्तोलक में क्या होता है? इसमें एक ओर क्या होता है? भार होता है, तथा दूसरी ओर क्या होता है? हमारा आलंब होता है। उदाहरण के लिए कैंची है, तराजू है, ठीक है, हैंड पंप आदि। अब हम चित्र में देख लेते हैं, चित्र से हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा। चित्र से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें आलंब जो होता है वो बीच में होता है, भार तथा आयास जो होते हैं वो हमारे साइड में होते हैं। किनारों पर क्या होते हैं? हमारे आयास और भार होते हैं। ठीक है, किनारों पर हमारे क्या होते हैं? आयास और भार होते हैं, जबकि बीच में क्या होता है? बीच में होता है हमारा आलंब। क्या होता है? आलंब होता है। ठीक है, चित्र में देख लेते हैं हम। इसके किनारों पर आयास और भार होता है तथा बीच में आलंब होता है। इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा? सीसा झूला। क्या हो जाएगा? सीसा झूला। ठीक है, सीसा झूला। इसी प्रकार से हैंड पंप इसका उदाहरण है। हैंड पंप में क्या होता है? इसके बीच में क्या है? इसके किनारों पर भार और आयास होता है तथा बीच में क्या होता है? आलंब होता है। बीच में क्या होता है? आलंब होता है। इसी प्रकार से कील निकालने वाली हथौड़ा, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। उसी प्रकार से कैंची में क्या होता है? बीच में जो होता है एक जोड़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। इसके किनारों पर भार और आयास होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे चित्र से कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं और उनका किस प्रकार से कार्य होता है, उनमें आलंब कहाँ पर होता है तथा आयास और भार किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बसा को कितने समूहों में बांटा गया है? बसा को कितने समूह में बांटा गया है? तो इसका आंसर है, बसा को 3 समूह में बांटा गया है। पहला है संतृप्त बसा, दूसरा है असंतृप्त बसा और तीसरा है बहुसंतृप्त बसा। क्या है? तीसरा क्या है हमारा? बहु असंतृप्त बसा। तो पहला देख लेते हैं। पहला है संतृप्त बसा, जिसमें मक्खन है, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल आते हैं। ठीक है, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड। ठीक है, क्या होता है? सैचुरेटेड। इसी प्रकार से दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा असंतृप्त बसा, जिसमें मूंगफली है, सरसों का तेल
या फिर जैतून, ये सभी के क्या है तेल आते हैं। ठीक है, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल तथा जैतून का तेल हमारा किस में आता है? असंतृप्त वसा में आता है। किस में आता है? असंतृप्त वसा में आता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा बहु असंतृप्त वसा। क्या है? बहु असंतृप्त वसा, जिसमें सूरजमुखी, सोयाबीन तथा मकई का तेल आता है। क्या आता है? सूरजमुखी, सोयाबीन तथा मकई का तेल आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वसा के 3 प्रकार, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और बहु असंतृप्त वसा। ठीक है, इसके उदाहरण भी हमने देख लिए हैं। अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। इस प्रकार से ये हमारे 2020 के एग्जाम में इस प्रकार से समीकरण दी गई है कि CaCO3 की जब हम क्रिया कराते हैं HCl से तो क्या बनता है? जब CaCO3 की क्रिया HCl से कराते हैं तब क्या बनता है? जब CaCO3 की HCl से क्रिया कराते हैं तब CaCl2 क्या बनता है? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो निकलती है। इसका जो तीर का निशान ऊपर के लिए होता है तो इसका मतलब होता है गैस का निकलना। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किससे कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं। किससे कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं। तब क्या होता है? CaCl2 क्या बनता है? CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इस प्रकार से रिएक्शन आ सकती है। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी सकती है। ठीक है, ये हमारी 20 में आई हुई इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हमारा सौर मंडल का बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। इसी प्रकार से सबसे बड़ा ग्रह भी पूछ लिया जाए, इसी प्रकार से सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल का पूछ लिया जाए तो आप आंसर क्या देंगे? तो आप आंसर देंगे बृहस्पति। क्या देंगे? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह हमारा क्या है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह है हमारा बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का हमारा उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो एग्जाम में एक एक मार्क्स के आते हैं। ठीक है, एक एक नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको एग्जाम में इसका सटीक आंसर लिखना होता है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। ये नहीं कि आप कोई भी कथा लिखाएं, कथा से कुछ नहीं होता है। इसमें सटीक आंसर आप देंगे तो आप पूरे में से पूरे नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारा, आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। क्या है? आकाशगंगा एक असंख्य तारों का, जिसमें अनगिनत तारे हैं। ठीक है, वो क्या है? एक विशाल प्रकाश पुंज होता है जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। जिसमें ज़्यादातर तारे ऐसे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहते हैं। यूनानी भाषा में इसे क्या कहते हैं? यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। तो अगर अब में आपको क्वेश्चन मिल जाए कि आकाशगंगा किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ना, आप लिख सकते हैं कि आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल प्रकाश पुंज है जिसमें तारे हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और यूनानी भाषा में इसको क्या कहते हैं? यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहते हैं। यूनानी भाषा में इसे क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सौर मंडल के ग्रहों का नाम बताइए। सौर मंडल के ग्रह कौन कौन से होते हैं और ये इनकी संख्या कितनी होती है? ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि इनकी संख्या कितनी होती है और ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो इनकी संख्या हमारी 8 होती है। ठीक है,
संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सौर मंडल के हम ग्रहों के नाम देख लेते हैं। सौर मंडल के ग्रहों के नाम: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सभी हमारे क्या है? सौर मंडल के ग्रह हैं। इनकी संख्या कितनी है? कितनी है इनकी संख्या? इनकी संख्या है हमारी 8। इससे पहले इनकी संख्या कितनी हो इससे पहले इनकी संख्या 9 हुआ करती थी, जिसमें से यम ग्रह, कौन सा? यम ग्रह यानी कि बौना ग्रह, जिसे हम बौना ग्रह भी कहते थे। ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या कहते थे? प्लूटो कहते थे। क्या कहते थे? प्लूटो कहते थे। इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब हमारे ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8 हो गई है। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। ठीक है, 9 थी। अब हम चित्र में देख लेते हैं, एक बार में देख लेते हैं ये किस प्रकार से है। ठीक है, चित्र में हम देख लेते हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये सभी हमारे क्या है? ये सभी है हमारे आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इनके बीच में एक क्या होती है? बेल्ट होती है। क्या होती है? क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट होती है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह की बेल्ट होती है, या फिर इसे एक अवांतर ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अवांतर ग्रह भी कहा जाता है। इसके बीच में एक बेल्ट होती है, जिसे क्षुद्र ग्रह की बेल्ट या अवांतर ग्रह कहा जाता है। इसके आगे क्या होता है? बृहस्पति, अरुण, वरुण। ठीक, इससे आगे क्या होता है? इससे आगे होता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्या होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे होते हैं बाह्य ग्रह। क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं बाह्य ग्रह। इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। बुध हमारा जो होता है वो सबसे छोटा ग्रह है। बुध हमारा कैसा ग्रह है? बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है, जबकि बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। जबकि बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें और भी जान लेते हैं। शुक्र ग्रह हमारा पृथ्वी की बहन कहलाता है, या सबसे चमकीला तारा होता है। पृथ्वी की बहन कहलाता है। यह क्या होता है? सबसे चमकीला तारा होता है। कैसा होता है? सबसे चमकीला तारा होता है। ठीक है, इसे हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। उसके आगे हमारा पृथ्वी है, जो हमारा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्लू प्लेनेट। क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आयरन की उपस्थिति के कारण। आयरन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। बीच में हमारी क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। बीच में हमारी अवांतर ग्रह की क्या क्या पाई जाती है? बेल्ट पाई जाती है। उसके बाद हमारा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि में क्या वलय पाए जाते हैं? शनि ग्रह में क्या पाए जाते हैं? शनि ग्रह में वलय पाई जाती है। इसी प्रकार से अरुण, वरुण, ये सभी हमारे क्या हो गए? ग्रह हो गए। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या हमारी 8 है। इससे पहले कितने होते थे? इससे पहले 9 ग्रह होते थे। यम ग्रह या फिर प्लूटो को हटा दिया गया है। यम या फिर प्लूटो ग्रह को हटा दिया गया है। ठीक है, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। आकाश में कुछ तारे ऐसे होते हैं जो सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? व्यवस्थित होते। इन आकृतियों को क्या कहते हैं? इन आकृतियों को तारामंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारामंडल कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताइए। आकाश ग्रह में जो तारामंडल है, उनके ग्रहों के नाम बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। आकाश ग्रह में, आकाशगंगा में तारामंडलों के नाम। पहला है हमारा वृश्चिक। ये हमारे तारामंडल है। वृश्चिक है, ओरियन है, सप्तऋषि है, कृतिका। क्या है? कृतिका। इन ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? आकाश गंगा में तारों के नाम, तारामंडलों के नाम। ठीक है, वृश्चिक है, ओरियन है, सप्तऋषि है, कृतिका। ये सभी हमारे क्या हो गए? आकाश गंगा में, आकाश गंगा में तारामंडलों के नाम। किसके? तारामंडलों के नाम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, छाया क्या है? छाया क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं, अब हम आंसर देख लेते हैं। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है। क्या होता है? जब प्रकाश जाने वाली, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश जाने वाले मार्ग पर किसी वस्तु को रख दिया जाता है, ये हमारी क्या हो गई? कोई वस्तु हो गई। किसी वस्तु को रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक लेती है। वस्तु जो है वस्तु जो ये हमारी है, ये प्रकाश को आर पार जाने से रोक लेती है। ये प्रकाश इधर ना जाकर यहीं पर रुक जाता है। क्या होता है? प्रकाश यहाँ ना जाकर यहीं पर रुक जाता है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है? प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार प्रकाशहीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम छाया कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझाती हूँ आपको। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को, ये हो गई हमारी अपारदर्शी वस्तु, कौन सी हो गई? अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु हो गई, को प्रकाश जाने वाले मार्ग, ये हमारा हो गया प्रकाश जाने वाला मार्ग, ठीक है, यहाँ से हमारा प्रकाश निकल रहा है, के मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु को आर पार से क्या करती है? तो वस्तु क्या करती है? वस्तु प्रकाश को आर पार जाने से रोक लेती है। प्रकाश हमारा यहीं पर रह जाता है, यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। प्रकाश को वस्तु रोक लेती है, जिससे वस्तु के दूसरी ओर यहाँ पर कैसा क्षेत्र बन जाता है? प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है? प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है, जिससे क्षेत्र बन जाता है। और इसको क्या कहते हैं? इसी को हम छाया कहते हैं। जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जहाँ जिस क्षेत्र में प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वो हमारी छाया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण कैसे होता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी, अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रहण कब होता है? तो वो होता है हमारा अमावस्या के दिन। कब होता है? अमावस्या के दिन। एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये होता है हमारा अमावस्या के दिन। और इस दिन क्या होता है? इस दिन सूर्य और पृथ्वी यानी कि अर्थ के मध्य क्या आ जाता है? चंद्रमा यानी कि मून आ जाता है। तो क्या होता है? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक बार चित्र में हम देख लेते हैं। चित्र में हमारा ये है हमारा सन, ये हमारा है सूर्य। जब सूर्य और पृथ्वी, ये हमारी हो गई पृथ्वी, इसके मध्य क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। इसके मध्य क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया नहीं पड़ती है। क्या होता है? चंद्रमा पर पृथ्वी पर क्या होता है? चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? पूर्णिमा के दिन, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य, जब सन यानी कि सूर्य और चंद्रमा यानी कि मून के मध्य क्या आ जाता है? पृथ्वी यानी कि अर्थ आ जाती है। तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण की घटना होती है। क्या होता है इसमें? चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है हमारा पूर्णिमा के दिन। कब होता है? पूर्णिमा के दिन। इस दिन क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तो इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। एक बार चित्र में भी हम देख लेते हैं। ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर हमारा चंद्रमा स्थित है। क्या है? चंद्रमा स्थित है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? ये हमारा चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, फसल किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं?
एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल क्या? डेफिनेशन एक बार फिर से देखते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र में उगाए जाने वाले या उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। एक विस्तृत क्षेत्र, ये हमारा विस्तृत क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये हमारा विस्तृत क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र पर उगाए जाने वाले कौन से? एक ही जाति के, एक ही जाति, यानी कि हम यहाँ पर गेहूं की फसल उगा लेते हैं, ठीक है, एक ही जाति की, यानी कि हमने यहाँ गेहूं के पौधों को उगाया है। तो इसके समूह को क्या कहते हैं? इसके समूह को फसल कहा जाता है। इसके समूह को फसल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फसल कितने प्रकार की होती है? फसल कितने प्रकार की होती है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा, फसल 3 प्रकार की होती है। फसल 3 प्रकार की होती है। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। फसल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये कब बोई जाती है और इनकी कटाई कब होती है, और इसमें प्रमुख फसलें भी देख लेते हैं। पहला है हमारा रबी की फसल। रबी की फसल यह अक्टूबर और नवंबर के माह में बोई जाती है। इसकी कटाई मार्च और अप्रैल के महीने में होती है। इसकी कटाई कब होती है? मार्च और अप्रैल के महीने में होती है। इसकी प्रमुख फसलें देख लेते हैं, जैसे गेहूं है, जौ है, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई हमारी रबी की फसलें। क्या हो गई? रबी की फसलें। ये अक्टूबर और नवंबर के माह में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल के माह में काटी जाती है, ठीक है। अगली है हमारी खरीफ की फसल। खरीफ की फसल ये जून और जुलाई के महीने में होती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में होती है। कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। यह जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है तथा अक्टूबर और नवंबर के माह में, कब? अक्टूबर और नवंबर के माह में कटाई होती है इसकी। खरीफ की फसल की कटाई कब होती? खरीफ की फसल की कटाई कब होती? अक्टूबर से नवंबर के माह में। अक्टूबर से नवंबर के माह में खरीफ की फसल की कटाई होती है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी फसलें आती है, जैसे चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मकई, तिल, मूंगफली। ये सभी क्या है? ये सभी है हमारी खरीफ की फसल। क्या है? खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल। अब आखिरी देख लेते हैं, लास्ट है हमारी जायद की फसल, जो मार्च और अप्रैल के महीने में बोई जाती है। जायद की फसलें मार्च से अप्रैल के माह में बोई जाती है तथा इनकी कटाई जून और जुलाई के महीना में होती है। जून से जुलाई के महीने में जायद की फसल की कटाई होती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा और अन्य सब्जियां। ये सभी क्या है? हमारी जायद की फसलें हैं। क्या है? हमारी जायद की फसलें हैं, ठीक है, जायद की फसलें हैं। अब इस क्वेश्चन से आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि फसलों के नाम बताएं, इनके प्रकार बताएं, तो आप 3 प्रकार बता सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि इनकी बुवाई कब होती है, इनकी कटाई कब होती है, या फिर इनके कुछ उदाहरण बताइए, इन फसलों के कुछ उदाहरण बताइए। तो इस प्रकार से आपके 2 से 3 नंबर आराम से इससे पक्के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। पहली विधि है प्रवाह विधि, दूसरी है क्यारी, जिसमें क्यारी के माध्यम से, इसमें क्यारी, खेत में क्यारियों के माध्यम से क्या किया जाता है? फसल को बोया जाता है। तीसरी विधि है कुंड विधि, ठीक है, तीसरी विधि है कुंड विधि। चौथी विधि है बलय विधि है, बलय स्थिति। पांचवी विधि है बाढ़ विधि और छठी विधि है हमारी ड्रिप विधि। सिंचाई की प्रमुख विधियां, सिंचाई की प्रमुख विधियां, जिसमें प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि, बलय स्थिति विधि, वार्ड विधि और ड्रिप विधि, ये हमारी प्रमुख है। कौन सी है? ये हमारी प्रमुख सिंचाई की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कृषि के प्रमुख यंत्रों का नाम बताइए। कृषि के प्रमुख यंत्रों का नाम बताइए। तो कृषि के बहुत सारे उपकरण या यंत्र होते हैं, जैसे कि हल है, पटेला है, बखर है, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिवलर। ये सभी क्या है? हमारे कृषि के प्रमुख यंत्र हैं, जिससे कृषि का कार्य संपन्न किया जाता है। चित्र में एक बार देख लेते हैं।
चित्र में हमारा ये हमारा है कल्टीवेटर, क्या है, कल्टीवेटर। दूसरा है हमारा रोटावेटर, रोटावेटर। तीसरा है पिलाऊ, चौथा है हैरो, ठीक है, हैरो। तो पांचवा है हमारा सर्व सॉइलर, सर्व सॉइलर। ये हमारे क्या है, ये हमारे कृषि के प्रमुख यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन क्या है। अब इसका आंसर देख लेते हैं, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मृदा का, जैसे ये हमारी इस क्षेत्र में हमारी मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी का दूसरे क्षेत्र में चला जाना या दूसरे स्थान पर चला जाना, जैसे कि तेज बहाव में मिट्टी का कटाव हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मृदा अपरदन कहा जाता है, उसी को हम मृदा अपरदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है, बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है। तो प्रमुख और प्राचीन विधि है हाथों से छिटकवा विधि। कौन सी है, हाथों से छिटकवा विधि। इस विधि में खेत की जुताई करके, इस विधि में क्या होता है, खेत की जुताई करके खेत को जोता जाता है, जुताई करने के बाद उसमें बीजों को हाथों से बोया जाता है। किससे, हाथों से बोया जाता है ये, और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेहनत का कार्य होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बीज भी लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का कार्य होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बीज बोने की प्रमुख और प्राचीन विधि, जिसे कहते हैं हाथ से छिटकवा विधि, हाथ से छिटकवा विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कार्य किस प्रकार की राशि है, कार्य किस प्रकार की राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है, जिनमें परिमाण तो होता है, जिनमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। इसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती है। तो सदिश राशियां वे होती है जिनमें परिणाम भी होता है, क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। क्या होती है, और दिशा भी होती है। जैसे बल, बल में क्या होता है, बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, MKS पद्धति में माँ का सा, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक है। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, क्या है, जूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बल किसे कहा जाता है, बल किसे कहा जाता है। किसी वस्तु अथवा पदार्थ की स्थिति में, किसी वस्तु अथवा पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है, बल क्या कहलाता है। एक बार डेफिनेशन फिर से देखते हैं कि किसी पदार्थ या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे बल कहा जाता है। कोई वस्तु है, जैसे कि ये हमारी बॉल है, इस बॉल को इस बॉल को इधर फेंकने पर क्या हो गया, स्थिति में परिवर्तन हो गया, और जो इसमें हमने दबाव लगाया या जो भी हमने घर्षण लगाया, ठीक है, जो भी हमने परिवर्तन किया, इसमें जो भी परिवर्तन हुआ है वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं। तो परिवहन के साधन मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि परिवहन के ज़्यादातर साधन ऐसे होते हैं जो पेट्रोल और डीजल से चलाए जाते हैं, जो पेट्रोल और डीजल से चलाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए परिवहन का मुख्य साधन क्या है, साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो वो पेट्रोल और डीजल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा है, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि चलाने में किया जाता है। आपको तो पता ही होगा, आप अपने घर में बिजली का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आप अपने घर में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, पंखे चलाने में, फ्रिज कूलर चलाने में, टीवी चलाने में आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, बायोगैस से क्या आशय है। बायोगैस से क्या आशय है, तो इसका देख लेते हैं। गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न
बायोगैस कहलाती है, जो गोबर के माध्यम से, ठीक है, जो गोबर के माध्यम से गोबर द्वारा एक प्लांट बनाया जाता है उसको हम गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबर गैस या बायोगैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ऊर्जा के सीमित स्रोत या अनवीनीकृत स्रोत कौन कौन से हैं? ऊर्जा के सीमित तथा अनवीनीकृत स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के ऐसे स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पत्थर का कोयला, ये कोयला है, कोयला नहीं है, पत्थर का कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। क्या होता है? ऊर्जा के सीमित स्रोत क्या होते हैं? जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि पत्थर का कोयला है। पत्थर के कोयले को एक बार हम जला लेंगे तो उसका हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से पेट्रोलियम है, डीजल है, जो हमें खदानों से प्राप्त तो होता है और एक बार प्रयोग करने के बाद दूसरी बार हमें ये प्रयोग में नहीं आता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के सीमित स्रोत या अनवीनीकृत स्रोत भी कहा जाता है। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दिया करें, और मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर कराए हैं साइंस के, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सभी क्लासेस को देख सकते हैं। उसमें मैंने सीक्वेंस में सभी क्लासेस को कवर कराया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो आसवन विधि का प्रयोग पेट्रोल से मिट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं कि आसवन विधि का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है। तो आसवन विधि का प्रयोग पेट्रोल से मिट्टी का तेल निकालने में, पेट्रोल से मिट्टी का तेल निकालने में, पेट्रोल निकालने में, डीजल आदि निर्मित करने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला और पेट्रोल को, कोयला और पेट्रोल को, पेट्रोलियम को, पेट्रोल या पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ऊर्जा के असीमित स्रोत या अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ऊर्जा के असीमित स्रोत या नवीनीकरणीय स्रोत कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा के असीमित स्रोत या नवीनीकरण स्रोत कौन कौन से होते हैं? नवीनीकरण स्रोत यानी कि जिसे हम एक बार प्रयोग करने के बाद, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में ला सके, दोबारा प्रयोग में ला सके, दोबारा प्रयोग में ला सके, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के नवीनीकरणीय या असीमित स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। वायु है, जल, बायोगैस, सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के असीमित स्रोत है, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, एक बार प्रयोग के पश्चात दूसरी बार भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। किससे? भोजन से प्राप्त होती है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन कौन से साधन आवश्यक है? जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन कौन से साधन आवश्यक है? आंसर देख लेते हैं। जीवन के अस्तित्व हेतु, जीवन के अस्तित्व हेतु भोजन है, कपड़ा है, मकान, यातायात, शिक्षा तथा मनोरंजन, ये सभी साधन अति आवश्यक है। जीवन में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें जैसे भोजन है, भोजन का ग्रहण करना, कपड़ा है, मकान, यातायात संबंधित साधन, शिक्षा, मनोरंजन, ये सभी साधन जो है वो अति आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं?
वैकल्पिक देख लेते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा या बायोमास, इसे कहते हैं बायोगैस, बायोमास या बायोगैस। ये सभी क्या है हमारे ऊर्जा के ये हमारे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है। क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की साइंस का राजन सीरीज, जिसमें हमने आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़े, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है, इनमें आगे के अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, राजन सीरीज कवर हो जाएगी। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है, लेक्चर की कंप्लीट क्लासेस नहीं देखी है, तो मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, जिससे हमें ये पता लगे कि आप इस बात से संतुष्ट हैं या नहीं है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।